हिसाब से कम होता है। अच्छा जी, कल हमने स्टार्ट किया था इकोलॉजी, और इकोलॉजी हमने देखा था कि बेसिकली इकोलॉजी क्या है, ये स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद ईच अदर एंड विद देयर एनवायरनमेंट, कि इनका अपने एनवायरनमेंट के साथ भी एक रिलेशनशिप होता है। फिर हमने देख लिया इसमें इकोसिस्टम्स को हमने पढ़ा। अच्छा, अब असल चीज जो यहाँ पढ़ेंगे वो है इकोसिस्टम्स। इकोसिस्टम्स क्या होते हैं कि जब डिफरेंट कम्युनिटीज होती हैं वो कलेक्टिवली एक जगह पे आपस में इंटरेक्शन करती हैं, तो कम्युनिटीज का जो इंटरेक्शन होता है वो बनाता है इकोसिस्टम किसी भी जगह पर। और कम्युनिटीज क्या होती हैं? ग्रुप ऑफ पॉपुलेशंस, कि जब बहुत सारी पॉपुलेशंस होती हैं, जैसे किसी जगह पे प्लांट है, यानी मैंगो के ट्रीज, ऑरेंज के ट्रीज, फिर वहां पे बफलोज भी हैं, कैट भी है, लाइन भी है, या और एनिमल्स हैं, तो डिफरेंट पॉपुलेशन है। डिफरेंट पॉपुलेशंस मिलकर क्या बनाती है? एक कम्युनिटी बनाती है। और बहुत सारी कम्युनिटीज मिलकर क्या बना देती है? इकोसिस्टम बनाती है। जैसे एक दरख्त एक इकोसिस्टम हो सकता है, एक तालाब, एक जंगल, एक पहाड़, ये सारी चीजें इकोसिस्टम क्या है। कोई भी इकोसिस्टम होता है, आपने याद रखना है कि उस इकोसिस्टम को बनाने के लिए दो तरह के कंपोनेंट्स, एक होते हैं उसके बायोटिक कंपोनेंट्स और दूसरे होते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स। जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, अगर आप इन दोनों को डिफरेंशिएट करते हैं, तो बायोटिक कंपोनेंट्स किसी भी इकोसिस्टम के लिविंग कंपोनेंट्स हैं। अच्छा, जब देखिए हम ये देख लें कि जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स किसी भी जगह पे, किसी भी इकोसिस्टम में उसके लिविंग कंपोनेंट्स, क्योंकि कल हमने इकोसिस्टम तक जो था डिस्कस किया। अब इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी इकोसिस्टम को बनाने वाले। एक उसके आते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स, जिन्हें हम लिविंग कंपोनेंट्स कहते हैं, और एक होते हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स। किसी भी जगह पे जो एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो उसके नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं। नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। अब इस तरह हम देखते हैं कि लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं किसी भी इकोसिस्टम के अंदर। किसी भी इकोसिस्टम के अंदर जो उसके बायोटिक या लिविंग कंपोनेंट्स है, उनमें सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है वो उसके प्लांट्स या प्रोड्यूसर। हर जगह पे ग्रीन प्लांट्स जो अपना फूड खुद बना सकते हैं, तमाम ग्रीन प्लांट्स किसी भी माहौल के अंदर क्या कहलाते हैं? प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। उसके बाद प्रोड्यूसर्स जो होते हैं, ये आगे फूड किसको प्रोवाइड करते हैं? कंज्यूमर्स को। हम आगे जाके डिटेल में पढ़ेंगे कि कंज्यूमर्स की टाइप्स होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। जैसे कुछ हर्बीवोर्स है, कुछ कार्निवोर्स है, कुछ ओमनिवोर्स। और तीसरा इनका लिविंग कंपोनेंट्स है, यानी इसमें सारे एनिमल्स आ जाते हैं कंज्यूमर्स के अंदर, और ये अपना फूड दूसरों से या प्लांट से या एनिमल से ले रहे होते हैं, या अपना ये कंज्यूम करने वाले, अपना फूड खुद नहीं बनाते। इन्हें प्रोड्यूसर्स क्यों कहते हैं? ये प्रोड्यूस करते हैं, फूड बनाते हैं अपने लिए भी, दूसरों के लिए भी, और ये सिर्फ दूसरों से ले रहे हैं। तीसरे यहाँ पे आते हैं डिकम्पोजर्स। अच्छा, अगर आप डिकम्पोजर्स को देखिए तो जो डिकम्पोजर्स होते हैं नॉर्मली ये कौन होते हैं? जैसे बैक्टीरिया और फंगस वगैरह आते हैं। इनमें एक तो बैक्टीरिया आ जाते हैं और दूसरा जो है वो फंजाई आ जाते हैं। ये डिकम्पोजर है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डेड हो जाते हैं तो उनकी डेड बॉडीज को या उनके वेस्ट मटेरियल्स को ये क्या कर देते हैं? डिकम्पोज करते हैं। तो उनको रिसाइकल करते हैं, तमाम न्यूट्रिएंट्स को वापस प्लांट की तरफ। इसका मतलब किसी भी इकोसिस्टम के अंदर ये वाले जो कंपोनेंट्स होते हैं ये उसके लिविंग कंपोनेंट्स कहलाते हैं।
क्लियर हो गई? देन उसके बाद आ जाते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। अच्छा, अगर हम नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को देखें तो देखिए नॉन लिविंग कंपोनेंट्स का मतलब ये होता है कि एबायोटिक, जो एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद हो। जैसे देखिए लाइट, टेम्परेचर, वाटर, एयर, सॉइल, पीएच, ये सारी चीजें जो है ये कौन से कंपोनेंट्स हैं? नॉन लिविंग, ये जिनको हम एबायोटिक कंपोनेंट का नाम देते हैं। अब ये दोनों कंपोनेंट्स, ये वाले और ये वाले, आपस में इंटरेक्शन करते हैं और इन्हीं के इंटरेक्शन से क्या बन रहा होता है? एक इकोसिस्टम बनता है। एक इकोसिस्टम के अंदर ये डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के ऊपर। कैसे? प्रोड्यूसर्स क्या यूज कर रहे हैं? लाइट, किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। पानी को भी यूज करेंगे। एयर में से क्या ले रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं। ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन भी लेंगे। सॉइल से मिनरल्स वगैरह लेते हैं। सॉइल की पीएच भी इनके लिए जरूरी है। देखो वो एसिडिक या अल्कलाइन है। खास टेम्परेचर इनके एंजाइम्स के लिए रिक्वायर्ड होता है। अगर टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो एंजाइम डीनेचर हो गए तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। तो देखिए ये सारे फैक्टर्स पे प्लांट्स डिपेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? इंटरेक्शन आ गया। उसके बाद जो कंज्यूमर्स होते हैं वो एयर से क्या ले रहे होते हैं? ऑक्सीजन ले रहे होते हैं। पानी भी अपने माहौल से ले रहे होते हैं। इनको भी टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, इनको भी लाइट। लाइट अब किस लिए रिक्वायर्ड है? चीजों को देखने के लिए। लाइट हो तो देख ही नहीं सकते। लाइट किसी हद तक जो है वो हमारी एनवायरनमेंट का टेम्परेचर भी मेंटेन कर रही होती है। ठीक है। सॉइल, भाई हमारी रेजिडेंस कहाँ पे है? हम रहते कहाँ पे हैं? तो कोई ना कोई हमारी डिपेंडेंसी तो है ना इसके ऊपर भी। अच्छा, उसके बाद जाहिर है हमारा भी पीएच है कि हम जिस पानी को जिसको पी रहे हैं, पानी का पीएच अगर बहुत एसिडिक हो जाए या बहुत ज्यादा अल्कलाइन हो जाए हमारे लिए नुकसान है। तो हम भी इस पर डिपेंड कर रहे हैं। समझ आ गई? जब यही प्लांट्स और एनिमल्स डेड होते हैं तो ये वाले डिकम्पोजर्स उनकी बॉडी को डिकम्पोज कर देते हैं और उनको डिकम्पोज करके दोबारा से जो न्यूट्रिएंट्स पानी को वापस भेज रहे होंगे, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीजें वापस रिसाइकल कर रहे होते हैं। देखिए फिर एक दूसरे पे ये डिपेंडेंट आ गए। इसका मतलब ये होगा कि कोई भी इकोसिस्टम जो होता है उसमें ये दोनों फैक्टर्स जरूरी होते हैं, बायोटिक भी और एबायोटिक। क्लियर हो गया? अब किसी भी इकोसिस्टम के अंदर हमने ये देखना है कि वहां पे जो एनर्जी का फ्लो होता है, फ्लो ऑफ एनर्जी इन फूड, वो हमेशा वन वे साइकिल नहीं होता, वन वे होता है। आपने फ्लो ऑफ एनर्जी इज वन वे और नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक का मतलब ये होता है कि ये प्रोसेस साइक्लिक नहीं होता, कोई भी चीज रिसाइकल नहीं होती एनर्जी के अंदर। कि जो रोशनी सूरज से आ रही है क्या वो सूरज के पास वापस जाएगी? कभी भी नहीं जा सकती। तो हमारी एनवायरनमेंट के अंदर प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? व्हाट इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एनर्जी? सन। सूरज के अलावा तो कोई भी नहीं है हमारे पास चीज। जो कि प्रिंसिपल सोर्स उनके प्लांट्स ही होते हैं जो फूड बनाते हैं, वो कौन सी लाइट इस्तेमाल करते हैं? सनलाइट इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एनर्जी है वो क्या है? वो सनलाइट है। तो आप देखिए यहाँ पे अगर सनलाइट है हमारे पास, दिस इज द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एनर्जी। इस लाइट एनर्जी को सबसे पहले लेवल पे कौन इस्तेमाल कर रहे हैं? प्लांट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, प्रोड्यूसर्स इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कौन इस्तेमाल कर रहे हैं? प्रोड्यूसर्स जो है वो इनको इस्तेमाल करते हैं। और प्रोड्यूसर्स लाइट एनर्जी को किस में चेंज करते हैं? केमिकल पोटेंशियल एनर्जी के अंदर जो है चेंज कर देते हैं। ठीक है, इन्होंने इसे किस में चेंज करना है? केमिकल पोटेंशियल एनर्जी के अंदर चेंज कर देते हैं। तो सनलाइट से प्लांट्स ने अपना फूड बना लिया फोटोसिंथेसिस के जरिए। उसके बाद आ जाते हैं जी हर्बीवोर्स, जिन्हें हम प्राइमरी कंज्यूमर्स कहते हैं। ये हर्बीवोर्स होते हैं।
यानी वो एनिमल्स जो डायरेक्टली प्लांट्स को खाते हैं, ये गोश्त नहीं खाते, ये किसको खाएंगे? जैसे खरगोश है वो प्लांट्स को खा रहे हैं, ग्रास ऊपर है प्लांट्स को खा रहे हैं, एफिड्स है प्लांट्स को खा रहे हैं। तो वो वाले ऑर्गेनिज्म जो डायरेक्टली अपना फूड किन से लेते हैं? प्लांट से लेते हैं, आप उन्हें हर्बीवोर्स का नाम दें। और ये हर्बीवोर्स होते हैं वो किसी भी इन्वायरमेंट, किसी भी इकोसिस्टम के अंदर क्या होते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। हर्बीवोर्स को कौन खा लेते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर्स। देखिए एनर्जी सूरज से शुरू हुई, किनके पास है? सबसे पहले प्लांट्स के पास। प्लांट्स ने उस लाइट एनर्जी को यूज कर दिया अपना फूड बनाने के लिए। देन प्लांट से वो एनर्जी कहां पर चली गई? प्राइमरी कंज्यूमर्स या हर्बीवोर्स। जो हर्बीवोर्स हैं उनको कौन खा लेते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर्स या कार्निवोर्स का नाम है। ठीक, अब अगर कार्निवोर्स जो है वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स है तो देखिए एनर्जी आगे इन तक ट्रांसफर हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद इनको कौन खाते हैं? टर्शियरी कंज्यूमर्स। और टर्शियरी कंज्यूमर्स कौन होते हैं? ओमनिवोर्स टाइप है, ठीक है। वो गोश्त भी खा लेते हैं, वो वेजिटेबल्स भी खा लेते हैं, प्लांट्स भी खा लेते हैं, या वो खाली कार्निवोर्स भी हो सकते हैं। अच्छा जी, अब ये आ गए टर्शियरी कंज्यूमर्स जो टॉप पे होते हैं। आखिर में कौन आते हैं? जी, डीकंपोज। अब ये एनर्जी फाइनली इन तक ट्रांसफर होती है। जब इन तक ट्रांसफर होती है तो ये क्या करते हैं जी? वेस्ट मटेरियल्स या जो डेड बॉडीज होती हैं उनको डिकम्पोज करते हैं। जब ये डेड बॉडीज को या वेस्ट मटेरियल्स को डिकम्पोज करेंगे तो उस डिकम्पोजिशन के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स या एनर्जी जो ये रिलीज करते हैं वो एनर्जी कभी भी रिसाइकल होके वापस सूर्य तक नहीं जाती। न्यूट्रिएंट्स तो रिसाइकल हो सकते हैं, जैसे कार्बन हो सकती है, नाइट्रोजन हो सकती है, लेकिन एनर्जी जो है जो लाइट एनर्जी की शक्ल में आई थी और वो यहाँ पे केमिकल या हीट एनर्जी की शक्ल में है, तो ये वाली एनर्जी वापस सूरज के पास नहीं जाती। इसलिए याद रखिए कि हमारे नेचर के अंदर, हमारे इकोसिस्टम्स के अंदर जो फ्लो ऑफ एनर्जी होता है वो हमेशा क्या होता है? वन वे या नॉन साइक्लिक। क्लियर हो गया? और दूसरा आपने याद ये रखना है कि जैसे जैसे ये एनर्जी एक फूड लेवल से, फूड लेवल को कहते हैं ट्रॉफिक लेवल, ये वर्ड याद रखिए। ट्रॉफिक, ट्रॉफिक का मतलब होता है फूड। पहला ट्रॉफिक लेवल कौन सा है? प्रोड्यूसर्स। ये पहला फूड लेवल है जहां पे फोटोसिंथेसिस से फूड बनाया जाता है। प्राइमरी कंज्यूमर सेकंड फूड लेवल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। आगे समझ, ये ट्रॉफिक लेवल्स है सारे, ठीक है। हर ट्रॉफिक लेवल पे जैसे जैसे हम आगे जाते जाते हैं एनर्जी की मिकदार कम होती चली जाती है। सबसे ज्यादा एनर्जी कौन एब्जॉर्ब करते हैं? प्लांट्स, ठीक है। अब प्लांट से अगली एनर्जी किस में जाती है? हर्बीवोर्स। तो याद रखना है हर लेवल पे एनर्जी की मिकदार क्या हो जाती है? कम। उसकी रीजन ये कि हर अगले लेवल पे जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? कम होते हैं। ओके, ये हम आगे पढ़ते हैं। ये तो खैर अभी हमने सिर्फ नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ एनर्जी पढ़ना था। अब इसी को हम थोड़ा डिटेल में आगे जाकर पढ़ते हैं ये सारा कुछ कैसे होता है। उसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं फूड चेन एंड फूड वेब्स। फूड चेन एंड फूड वेब्स। अच्छा, अगर आप फूड चेन और फूड वेब को देखें, सबसे पहले फूड चेन को देखें। फूड चेन क्या होती है? अगर आप फूड चेन को डिफाइन करते हैं तो फूड चेन का मतलब है प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन। किसी को खाने और खुद किसी का शिकार हो जाने का जो प्रोसेस है उसको आप क्या नाम देते हैं?
प्रोसेस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन, किसी को खाने और खुद किसी का जो शिकार हो जाने का जो प्रोसेस है उसे हम क्या नाम देते हैं, उसे हम फूड चेन का नाम देते हैं। यानी फूड चेन के अंदर आप देखिए, सपोज एक चीज आपने याद रखनी है कि हर फूड चेन कहां से स्टार्ट होती है, प्लांट से, प्रोड्यूसर से। क्योंकि कोई भी एनिमल अपना फूड खुद नहीं बना सकता। प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स कहते हैं इसलिए कि वो फोटोसिंथेसिस से अपना फूड खुद बना सकते हैं। तो हर फूड चेन कहां से स्टार्ट होगी, प्लांट से। अब जैसे मैं यहाँ पे एक फूड चेन बनाता हूँ, ये फर्स्ट कीजिए ग्रास, इसको कौन खा रहा है, काऊ। काऊ को कौन खा लेता है, मैन। अब यहाँ पे देखिए ये प्रोड्यूसर आ गया, ठीक है, पहला ट्रॉफिक लेवल। ये हर्बीवोर्स, ठीक है। ये क्या है जी, सेकंड ट्रॉफिक लेवल, मैन थर्ड ट्रॉफिक लेवल। इसको नॉर्मली वैसे बैक्टीरिया शिक्के खाते हैं, ठीक है, क्योंकि किसी भी फूड चेन के अंदर बंदे को खाने वाले कम ही लोग होते हैं, वो बेचारा अक्सर मरते ही है, शेर शूर कम ही खाते हैं। तो ग्रास, कॉ और मैन, ये एक फूड चेन आ गई। हम एक और फूड चेन बना देंगे, मिला जैसे देखिए जी, ट्री है, उस ट्री पे आगे एफिड्स हैं, एफिड्स को स्पैरो खा रही है, स्पैरो को आगे जो है वो स्नेक खा लेता है, और स्नेक को फाइनली कौन खा लेता है, हॉक। ये भी एक फूड चेन है। अब असल में ये दो फूड चेन बनाने का जो मकसद हम आपको ये बताना है कि एक बात याद रखिएगा कि जब हम फूड चेन की बात करते हैं तो इसमें जो चीज हमें याद रखनी है फूड चेन के अंदर, वो ये रखनी है कि किसी भी फूड चेन के अंदर जो मिनिमम लिंक्स होते हैं वो 3 होते हैं, और जो मैक्सिमम लिंक्स होते हैं वो 5 से ज्यादा नहीं हो सकते। 3 से कम नहीं हो सकते, 5 से ज्यादा नहीं हो सकते। इन्हें लिंक्स कहते हैं, दीज आर द लिंक्स, ठीक है। यानी कि जो ट्रॉफिक लेवल्स है वो क्या है, वो लिंक्स है। किसी भी फूड चेन के अंदर जो मिनिमम लिंक्स या ट्रॉफिक लेवल्स, मिनिमम लिंक्स कितने होंगे, 3, और मैक्सिमम लिंक्स कितने होते हैं, 5, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। हर फूड चेन का ये पैटर्न है, ठीक है। जब भी हम फूड चेन को पढ़ेंगे तो आप याद रखना है कि 5 से ज्यादा कोई बड़ी फूड चेन होती नहीं। अच्छा, अब इसमें देखिए, दीज आर द लिंक्स, यानी हमने क्या नाम दे दिया, ट्रॉफिक लेवल का नाम दे दिया। अब जब एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक जाती है, ट्रांसफर, जब एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल के ऊपर जंप कर रही है, अच्छा अब देखिए, ट्री जो होते हैं ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, एफिड्स जो होते हैं सेकंड ट्रॉफिक लेवल, स्पैरो जो है थर्ड ट्रॉफिक लेवल, स्नेक जो है फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, हॉक जो है ये फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल हमारे पास आ गया। और एक चीज मैंने आपको ये बताई कि जब एनर्जी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जाती है तो वो 90% एनर्जी हर ट्रॉफिक लेवल के लिंक के बीच में लॉस होगी, 90%। देखो अगर यहाँ पे सूरज है, सूरज की जो रोशनी जमीन की तरफ आती है 50% तो वो वहीं से रिफ्लेक्ट हो जाती है जहां पे ओजोन लेयर है। ओजोन उस 50% को क्या कर देगी, रिफ्लेक्ट कर देगी। जब 50% एनर्जी रिफ्लेक्ट बैक हो गई है, जो आगे 50% रहेगी उसका भी याद रखिए कि सिर्फ 10% प्लांट्स एब्जॉर्ब कर रहे हैं। उस 10% में से सिर्फ 1% फोटोसिंथेसिस के लिए यूज होते हैं। सिर्फ 1% किसके लिए यूज हुआ, फोटोसिंथेसिस के लिए। अब प्लांट ने उस 1% से जितना भी फूड बना लिया है, वो एनर्जी जो प्लांट्स ने बनाई है, अब वो 90% एनर्जी जो लॉस कर रहे हैं वो कहां पे जा रही है, इनके रेस्पिरेशन,
इनके ग्रोथ में, ठीक है। मतलब इन्होंने फल बनाने हैं, इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन करनी है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करना है, डिवीजन करनी है सेल्स की, तो हर चीज के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। ये खुद भी इंस्पायर करके ग्रो कर रहे हैं, उसके लिए भी एनर्जी। तो जितने भी ये काम कर रहे हैं, वे सारे कामों के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो वो एनर्जी बीच में क्या हो रही है? इस्तेमाल हो रही है। तो वहां पे ऑलमोस्ट कितने परसेंट इस्तेमाल हो गया? 90% ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट। क्लियर हुआ? बाकी 10% एनर्जी यहां से आगे शिफ्ट हो जाती है अगले टॉपिक में। अब एफेड्स ये भी तो रेस्पिरेशन करेंगे, ये ग्रोथ भी करेंगे, ठीक है। इनमें रेस्पिरेशन भी हो रही है, ग्रोथ भी हो रही है, बाकी सारे प्रोसेसेस भी हो रहे हैं। तो इन तमाम प्रोसेसेस के अंदर भी आप देखिए कि ये भी एनर्जी जो इनके पास 10% आगे गया है, इस सारे फूड का कितने परसेंट गया है? 10%, ठीक है। अब उस 10% का 90% इन्होंने यहाँ पे यूज कर लिया, लॉस हो गया, एनर्जी इज लॉस्ट। और इनके 10% का आगे सिर्फ 10% जाता है। अब उसकी दो रीजन है, एक तो ये कि हर लेवल पे 90% एनर्जी लॉस होगी, दूसरा हर ट्रॉफिक लेवल पे जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कम होते चले। ये अगर 1000 है तो ये हो सकता है 100 रह जाए, अगर ये 100 है तो ये हो सकता है सिर्फ 10 रह जाए, अगर ये 10 है तो हो सकता है 3 रह जाए, ये 3 है तो हो सकता है ये बस 1 है, ठीक है। तो इस तरह नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स क्या हो जाते हैं? कम, क्योंकि जो आगे एनर्जी ट्रांसफर हो रही है या जो बायोमैस आगे जा रही है, वो बायोमैस यहाँ बायोमैस है, लिविंग मैटर। खतीजा बेटा आप ना इस क्लास के बाद जरा नजीर साहब से राब्ता कर लीजिएगा, उनका मैसेज है। अच्छा जी, अब ये देखिए जो बायोमैस है, बायोमैस का मतलब क्या होता है? लिविंग मटेरियल। और लिविंग मैटर या लिविंग मटेरियल का मतलब ऑर्गेनिक मैटर जो है, जिसमें वाटर शामिल नहीं होगा, इनऑर्गेनिक कोई भी सब्सटेंस शामिल नहीं होता, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स वगैरह यही वाले जो कंपोनेंट्स होते हैं वो शामिल होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आप देखिए जो बायोमैस आगे ट्रांसफर हो रहा है, उस बायोमैस के अंदर अगर हम देखें तो सिर्फ हर जगह पे 90% इज गोइंग टू बी लॉस्ट एंड ओनली 10% इज ट्रांसफर्ड फर्दर। सिर्फ उसका 10% जो होता है वो आगे ट्रांसफर। क्लियर हुआ नहीं? या तक कोई चीज जो क्लियर ना हो। इसलिए जब टॉप लेवल पे आप आते हैं तो टॉप लेवल पे एक तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बहुत कम रह जाते हैं और यहाँ पे बायोमैस जो होता है बहुत कम रह जाते हैं। तो ये हो गया फूड चेन। ट्रॉपिकल लेवल्स की क्या होती है फूड चेन? क्यों होते हैं? उसकी रीजन ये है कि जब हम इन लिंकेज की बात करते हैं तो देखिए हेर्बिवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स, इनके अलावा और कोई और ऑर्गेनिज्म हो नहीं सकता। क्या टाइप का ऑर्गेनिज्म है? बस ठीक है, चाय ब्रेक दीजिएगा। क्यों जी बताइए, आप जब ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं, ऑर्गेनिज्म क्या क्या खाते हैं? प्लांट्स खाएंगे या एनिमल्स को? जी ग्रास वो प्लांट्स ही आ गए ना, प्लांट्स या एनिमल्स, इसके अलावा और तो हम कुछ नहीं खाते। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हमने उन्हीं को इंक्लूड कर रहे हैं जो इसमें शामिल है, इसलिए हम बैक्टीरिया को बीच में यूज नहीं कर रहे। देखिए मैंने इस फूड चेन के अंदर बैक्टीरिया इकोसिस्टम में थे, वो एनर्जी ट्रांसफर में थे वो, लेकिन फूड चेन के अंदर बैक्टीरिया नहीं है। क्यों नहीं है बताइए? वो लिविंग मैटर पे अपन नहीं करते, लिविंग मैटर खाते नहीं है। वो लिविंग मैटर कब खा रहे हैं? ये तो सारा लिविंग मैटर आगे जा रहा है ना। गौर कीजिए जरा, ये जितना भी मैटर आगे जा रहा है ये कौन सा है? लिविंग मैटर, ठीक है ना। ये भी लिविंग है, ये भी लिविंग है, ये भी लिविंग है, ये भी लिविंग है। बैक्टीरिया किसको खा रहे हैं? डेड मैटर या वेस्ट को। इसका मतलब वो जो एनर्जी उनमें ट्रांसफर हो रही है वो लिविंग मटेरियल की तो हो ही नहीं रही। इसलिए
अगला लिंक इसमें शामिल नहीं होगा, ये रीजन। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फूड वेब। लेट्स सी कि फूड वेब क्या होता है। अच्छा जी, लेट्स सी कि फूड वेब क्या होता है, अब ये देख लेते हैं ये फूड वेब कैसे बनती है। जब मुख्तलिफ फूड चेन्स जो होती हैं वो आपस में इंटरेक्ट करके किसी एक ही टॉप कंज्यूमर लेवल पे जाके जो है वो खत्म होती है, उसको हम नाम देते हैं फूड वेब। जब 3-4 फूड चेन इकट्ठी हो जाए और उसमें जितने भी एनिमल्स हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाए और एंड पे वो किसी एक टॉप कंज्यूमर पे जाके खत्म हो, तो आप उसे नाम देंगे फूड वेब। जैसे लाइक हम देखते हैं यहाँ पे ग्रास है, ठीक है। अब इस ग्रास से कौन कौन सी फूड चेन शुरू हो सकती है, जैसे देखिए इसको ग्रास होकर भी खा सकता है, ठीक है। इसको एफिड्स भी खा सकते हैं, या इसको बटरफ्लाइज भी खा सकती हैं। बात बटरफ्लाइज भी जो होती है वो यहाँ से ले रही है। अब देखिए मुख्तलिफ 3 फूड चेन स्टार्ट हो गई, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम ये देखते हैं ये जो एफिड्स होते हैं या जो ग्रास ऊपर होते हैं, अब इनको कौन खा रही है, लिजर्ड, ठीक है। उसके अलावा ये जो एफिड्स हैं, ये जो बटरफ्लाइज होती हैं, ये डायरेक्टली चिड़िया का भी शिकार हो जाते हैं। समझ आ रही है चीज के लिए। देखिए डिफरेंट फूड चेन आपस में क्या हो रही है, लिंक अप, कि एक ही एनिमल मुख्तलिफ का शिकार हो रहा है। इसको ये भी खा रहे हैं, इसको ये भी खा रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद आगे जाके हम ये कहते हैं जी ये लिजर्ड और स्पैरो जो है दोनों, फर्स्ट करिए कौन खा रहा है, स्नेक खा रहा है। अब ये देखिए ये क्या हो गया, ये एक फूड वेब हो गया कि जिसके अंदर डिफरेंट फूड चेन्स जो होती है वो आपस में क्या करेंगे, इंटरेक्ट। तो जिस प्रोसेस में डिफरेंट फूड चेन्स जो होती हैं वो आपस में इंटरेक्ट कर देती है, वो आपस में किसी के साथ कनेक्टेड हो जाती है, उसको हम क्या नाम देते हैं, फूड वेब का नाम देते हैं। क्लियर। अच्छा, अब इसमें देखिए होता ये है कि फर्स्ट कीजिए बार बार को सवाल ऐसे पूछ लेता है कि अगर इसमें लिजर्ड्स कम हो जाए या खत्म हो जाए तो फूड वेब पे क्या असर आएगा। बस जिंदा रहेगा, नहीं बस जिंदा रहेगा, शाबाश। ग्रास ऊपर की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी क्योंकि ग्रास ऊपर को लिजर्ड खा रही थी और एफिड्स को भी लिजर्ड खा रही थी, तो इन दोनों की पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, बढ़नी शुरू हो जाएगी। अगर इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाती है, ग्रास कम होनी शुरू हो जाएगी, तो इसका मतलब पूरी की पूरी जो फूड चेन होती है वो क्या हो सकती है, कोलैप्स हो सकती है। तो किसी भी फूड चेन को बैलेंस रखने के लिए देखिए अल्लाह मियां ने ये कनेक्शंस बनाए हैं कि हर एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। अगर वो इस तरह में कोई एक लिंक आप तोड़ देते हैं तो वहां पे इकोसिस्टम क्या हो जाएगा, बैलेंस नहीं रहेगा। तो इकोसिस्टम को बैलेंस रखने के लिए ये जरूरी है कि वहां पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं हम उनका हैबिटेट लॉस ना करें। जब आप डिफॉरेस्टेशन करते हैं, अब दरख्त काट देते हैं, ग्रास काट देते हैं किसी जगह से, तो वहां पे फिर यही प्रॉब्लम होती है कि जानवरों के जो लिंक होते हैं ना वो आपस में टूट जाते हैं, उनके फूड वेब या फूड चेन्स होती हैं वो ड्रॉप हो जाती है, जिसकी वजह से वो एक्सटिंक्ट भी हो सकती है। उनको फूड ही नहीं मिलना और फूड नहीं मिलेगा तो वो खत्म हो जाए। समझ आ गई। अच्छा ये तो हमने पढ़ लिया कि किसी भी फूड चेन जब हम देखते हैं कि एनर्जी फ्लो जो है किसी भी इकोसिस्टम के अंदर वो किस तरह होता है। अच्छा अब हम देखते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं, इसमें भी काफी सवाल आते हैं।
इकोलॉजिकल पिरामिड्स। अच्छा, लेट्स सी इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ अ फूड चेन। जो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होती है किसी भी एक फूड चेन की, उसको आप क्या नाम देते हैं? इकोलॉजिकल पिरामिड्स का नाम। पिरामिड्स क्या होते हैं वैसे? कोई भी ट्रायंगुलर शेप, इस तरह की कोई भी जो ट्रायंगल शेप होती है उसको आप पिरामिड का नाम देते हैं। अब आप इस पिरामिड की शक्ल में ये बता सकते हैं कि जो हमारी फूड चेन्स होती हैं उसमें एनर्जी या उसमें जो बायोमास होता है वो कैसे फ्लो करता है। तो याद रखिए ये जो पिरामिड्स होते हैं ये 3 तरह के होते हैं। पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ नंबर, और तीसरा होता है पिरामिड ऑफ एनर्जी। ये 3 तरह के पिरामिड होते हैं। पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी एंड पिरामिड ऑफ नंबर्स। क्लियर? 3 तरह के हमारे पास पिरामिड्स के टाइप्स आ जाते हैं। अगर हम सबसे पहले बायोमास को पढ़ लें, पिरामिड ऑफ बायोमास की बात करते हैं, तो देखिए बायोमास में बताया क्या होता है? लिविंग मैटर ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी का जो लिविंग मैटर होता है उसको हम नाम देते हैं बायोमास। ठीक है? और यहाँ पे सिर्फ जो उसका लिविंग मटेरियल होगा उसको ही हम इसमें इंक्लूड करते हैं, बाकी चीजों को इसके अंदर इंक्लूड नहीं कर रहे होते। तो जब हम किसी भी जगह पे पिरामिड ऑफ बायोमास की बात करेंगे तो हमें यहाँ पे असल में किसको रिप्रेजेंट करना है? एक फूड चेन को ही हमें रिप्रेजेंट करना होता है। हम फूड चेन को ही डिस्कस कर रहे होते हैं। लाइक कोई भी अगर आप फूड चेन डिस्कस यहाँ पे करते हैं, लाइक जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा था, हमारे पास क्या है? ग्रास। उसको कौन खा रहा है? फिट। फिट को कौन खा रहा है? स्पैरो। स्पैरो को कौन खाता है? स्नेक। स्नेक को कौन खाता है? हॉक। ये थी। अच्छा, जो बायोमास होते हैं वो हमेशा इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम हम शो करते हैं। ये किस तरह शो करते हैं? इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम। वेट है ना, मैस है, मैस का यूनिट किलोग्राम होता है, तो बायोमास किलोग्राम है। अब जब हम करते हैं सबसे पहले जब हम ये पिरामिड बनाएंगे तो ये एक ब्लॉक जो हम शो कर रहे हैं ना, ये पहला ट्रॉफिक लेवल शो कर रहा है। और मैं बताया था सबसे ज्यादा एनर्जी कहां पर होती है? प्रोड्यूसर लेवल में। फर्स्ट कीजिए, अगर यहाँ पे 100,000 केजी जो है वो इसका बायोमास है, तो 90% एनर्जी तो लॉस हो गई ना। तो आगे जो फिट का बायोमास जो है वहां तक ट्रांसफर होता है। तो अब देखिए छोटा क्यों हो गया? नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स कम हो और एनर्जी भी आगे ट्रांसफर कम हो रही है। इसका 90% निकाल दें तो 10,000 रह गया, 10,000 केजी रह गया। अच्छा, अब ये 90% एनर्जी लॉस हो गई, तो स्पैरो जो होती है वहां तक जो एनर्जी आगे ट्रांसफर होती है वो और कम हो गई। तो 10,000 का 10% कितना आ जाएगा? 1,000। 1,000 केजी रह गया। अच्छा, अब आगे चलिए, जो इसको स्नेक खा रहे हैं 90% एनर्जी गेन लॉस। देखिए ये पिरामिड आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जा रहा है? नैरो होता जा रहा है, ब्लॉक्स छोटे होते जा रहे हैं, क्योंकि हर ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी कम होती जा रही है, क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म कम होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर पहुंच के इसका जो 10% है वो कितना रह जाएगा? 100 केजी। और आखिर पे जो रह गया वो हॉक। अगर वहां पे एक ही हॉक है तो उसका अपना बायोमास कितना होगा? 10 केजी की डिक्रीज होगा। अच्छा, अगर आप देखिए तो ये पिरामिड बन गया नहीं वाला स्ट्रक्चर। तो ये जो पिरामिड होता है ये ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। हमने ग्राफिकली शो किया, डायग्रामेटिकली शो कर दिया कि जब एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल पे ट्रांसफर होती है तो 90% एनर्जी लॉस हो जाती है एंड नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर डिक्रीज्ड। क्लियर? और एक बात याद रखनी है, पिरामिड ऑफ बायोमास अगर कभी बनाना आ जाए ना, इस तरह की फूड चेन दे दी हो तो क्या पिरामिड ऑफ बायोमास शक्ल बनाए इसकी, ये 2 या 3 मार्क्स की खाली शक्ल बनानी आती है, ये लिखने की जरूरत नहीं होती। तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया, आपने सिर्फ इस तरह के ब्लॉक्स बना देंगे।
जितने एनिमल्स हैं, जितने लिंक्स हैं, उतने ब्लॉक और छोटा करते जाइए। हमेशा पिरामिड ऑफ बायोगैस नीचे से चौड़ा होगा। क्लियर? बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट कल मेरा ख्याल है क्लास है ये, लेकिन कल की क्लास 2 बजे होगी, ये दिन रखे हुए हैं, क्योंकि 3 बजे मैं और दूसरी अकेडमी में जाना है। तो अगर आप कल क्लास लेना चाहते हैं फिर 2 बजे आना पड़ेगा, अगर टेस्ट रखना तो फिर आपकी मर्जी। क्लास लेनी है टेस्ट रखना है, बता दीजिए मुझे जल्दी। अभी क्लास रखनी है, अच्छा अगर क्लास रखनी फिर आपको 2 बजे आना पड़ेगा, ठीक है? कल 2 से 2:40 तक क्लास है, क्योंकि अभी पहला वीक है मेरा, थोड़ा सा तेज